Hello, my dear student. Myself, Mr. Raghavan Sharma, Assistant Professor in ITM GUI Gwalior in Mechanical Engineering Department. Today, I will be discussed about relation between the different type of elastic constant. इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले हमने इसमें आपके कुछ प्रीवियस वीडियो भी आपके LMS पर तैयार किए हैं। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले आपको वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको वो प्रॉपर तरीके से देखकर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इजीली इस वीडियो की जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपको इजीली समझ में आएंगे। सबसे पहले मैंने उस प्रीवियस वीडियो में इसका जो करंट प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑन द डिफरेंट बार, ठीक है, एक सिंगल स्ट्रेस एंड आपका मल्टी स्ट्रेस के लिए भी उसमें किया है, तो उससे भी इसमें कॉन्सेप्ट हमने यूज किए हैं। तो आप उसको भी पहले देखकर इसको देखें तो सही है। सबसे पहले हम इस वीडियो की आउटलाइन, इसमें वीडियो में कौन कौन सी इसकी आउटलाइन है। सबसे पहले इसका लर्निंग आउटकम, इसका फिर एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन द यंग मॉडुलस इन टर्म ऑफ वर्क मॉडुलस and explain relation between the young modulus and the modulus of rigidity, then exercise, then textbook and the references. A learning outcome, इसमें at the end of course student will be able to understand relation between the young modulus and the young modulus in term of work modulus. Student will be able to understand explanation relation between the young modulus and modulus of rigidity. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड वर्क मॉडुलस। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक वॉल्यूमेट्रिक क्यूब है। ऐसा आप देख रहे होंगे इसमें। इसकी जो साइड है क्यूब की वो क्या है, इक्वल लेंथ L मान लिया मैंने उसको। इस टाइप का एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं हम। अगर आप इसमें रोलर स्केल यूज करेंगे तो बड़ा आसानी से फिगर बन जाते हैं। और एक अच्छा फिगर आपके सामने बना रहा हूँ फ्री हैंड, ज़्यादा इसमें कुछ वो नहीं लग रहा। अगर नॉर्मल स्केल यूज करते हैं तो थोड़ा सा परेशानी आती है, क्योंकि इसमें जो पैरेलल ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो बहुत आसानी से नहीं होते। ये आपका क्यूब है आपका एक, ठीक है। इसकी जो लेंथ है, इसकी ये साइड है क्यूब की, वो मैंने क्या मान लिया, L मान लिया, ठीक है। विच इज सब्जेक्टेड टू, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं A, P, C और D, ठीक है। इसके बाद A आपका E, F, G, H, ठीक है। अब इस सभी साइड पर एक स्ट्रेस लग रही है इसकी सिग्मा X डायरेक्शन में, सिग्मा Y डायरेक्शन में और सिग्मा Z डायरेक्शन में। बात क्लियर है, ठीक है।
ये आपके सामने फिगर कंप्लीट हो गया। अब एक क्यूब ए बी सी डी एंड ई एफ जी एच विच इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, ठीक है। इस केस के लिए हमने, आपको ध्यान हो तो, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर एक क्यूब या बार के लिए, ठीक है, विच एक्ट 3 डायमेंशनल स्ट्रेस, 3D स्ट्रेस के लिए मैंने एक निकाला था, चेंज इन वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वो पीछे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे इसमें, क्योंकि हम इसको निकाल के नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि सेम हमने इसको एक आपका जो वीडियो तैयार किया था उसमें हमने इसको निकाल दिया था पूरा, ठीक है। तो इसका जो चेंज इन वॉल्यूम आता है वो क्या आता है, चेंज या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मान लेते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या आती है, वो आती है आपकी dV अपॉन V सिग्मा x सिग्मा y सिग्मा z अपॉन E 1 - 2 म्यू, ऐसा कुछ आता है। आपको ध्यान होगा, प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरा देखा होगा तो उसमें क्लियरली यहाँ तक मैंने उसको ड्राइव किया हुआ है प्रॉपरली, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें सिग्मा x सिग्मा y और सिग्मा z किसके इक्वल हैं, सिग्मा के। तो फिर क्या आएगा, आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो अब इस केस में चेंज हो जाएगा। अब क्या आएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो क्या आएगा, सिग्मा प्लस सिग्मा अपॉन E 1 - 2 म्यू, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सिग्मा अपॉन E 1 - 2 म्यू, इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फाइनल दिस क्यूब के लिए क्या आएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन dV अपॉन V 3 सिग्मा अपॉन E 1 - 2 म्यू, ये हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अब इसके बाद हमको पता है वल्क मॉडुलस। वल्क मॉडुलस क्या होता है, वल्क मॉडुलस K इक्वल टू डायरेक्ट स्ट्रेस या जो चेंज इन स्ट्रेस हुई है, ठीक है, अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम इसकी जगह पे K इक्वल टू सिग्मा अपॉन A टर्म यूज कर लें तो क्या होगा, ठीक है, 3 सिग्मा अपॉन E 1 - 2 म्यू, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, K इक्वल टू ए सिग्मा से सिग्मा कटेगा, ठीक है, तो क्या होगा आपका A 3 इधर चला जाएगा आपका,
या हम ऐसे लिख लेते हैं इसको थोड़ा सा आपके लिए, 1 माइनस 2 म्यू। ये आपका ई ऊपर चला गया, ये तो ए आ जाएगा हमारा। इसके बाद ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। ये हम डायरेक्ट यूज करते हैं इस रिलेशनशिप को, क्योंकि अगर हमको अगर ई और के की वैल्यू दी गई है तो इसमें से हम म्यू की वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। अगर इसमें ई और म्यू की वैल्यू दी गई है तो के की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। के और म्यू की वैल्यू दी गई है तो हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ये रिलेशनशिप बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ये आपको ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, बहुत ही सिंपल है, आपको बार बार रिपीट करेंगे। ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, तो इजीली आपको याद हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्कस किया था आपको, ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस के बीच में रिलेशनशिप। अब हम बात कर रहे हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच में रिलेशन को डिस्कस करने से पहले एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं आपके लिए, इससे आपको इजीली समझ में आएगा चीज़ें कि कहाँ से कैसे आ रही हैं। तो इसके लिए एक आपका ये ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक, ये देखिए आप, इसमें ये आपका ब्लॉक है, स्क्वायर है आपका, ये इसका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। ठीक है, अब इस पे हमने क्या किया है, इस पे एक स्ट्रेस लगाया है, ठीक है। इसको इस पे क्या लगाया है, स्ट्रेस। अगर हम फोर्स को एरिया के कैसे लगाते हैं, पैरेलल, तो वो कैसी स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है आपको, शियर स्ट्रेस। कैसी स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है, शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये अगर आपने ऐसा स्ट्रेस लगाया तो ऐसे ये क्या करेगा, ऐसे करके घूमने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। जब ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा तो ये आपका जो ब्लॉक है उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कैसे आएगा, किस तरीके से आएगा, उसके अंदर जो ब्लॉक के अंदर डिफॉर्मेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। कुछ आप ये डायग्राम से देख सकते हो, कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक कैसा हो जाएगा आपका, अब ये था, अब ये नई पोजीशन इसकी ए हो जाएगी। बात क्लियर है। जब ये नई पोजीशन इसकी ए हो जाएगी तो हम मान रहे हैं कि ए यहाँ से कितना डिफॉर्म हो जाएगा, ए फाई एंगल पे क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया, फाई एंगल। ठीक है, हो गया। अगर ये टाउ ऐसे लग रहे हैं तो इस पर एक रीस्टोरिंग टॉर्क और लगना चाहिए। वो कैसे लगेगा, इसको इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, क्योंकि वो रोकने की कोशिश करेगा, जो रजिस्टिंग आपका जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में लगने की कोशिश करेगा, ये डाउनवर्ड।
ठीक है। तो ए बी हम इसको टाउ डैश नाम दे देते हैं, टाउ डैश। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। किस पर? ये आपका थोड़ा सा आपका ये इसका क्या है, डायगोनल है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं सबसे पहले ए बी सी और डी। अब ये डिफॉर्म हो गया तो ए कहाँ पे पहुंच गया? ए D1 पे पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया? ए D1 पे पहुंच गया डिफॉर्म होके। और ए सी कहाँ पे आ गया? C1 पे आ गया। बात क्लियर है? अब जो डायगोनल आपका जो डिफॉर्म हुआ होगा वो डायगोनल कैसे डिफॉर्म हुआ होगा? कुछ इस तरीके से। क्योंकि ये डायगोनल अब जो आपका जो नया डायगोनल था ये बी डी डायगोनल क्या किस पे आ गया? BD1 पे आ गया, ठीक है। ये आ गया BD1 पे। इस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं किस पर? इन दोनों पर, तो कुछ इस टाइप का डलेगा। इसको हम नाम दे देते हैं D2। क्या नाम दे देते हैं? D2। ये आपका डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व कैसे करेंगे? नाउ इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ डायगोनल BD, क्योंकि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किसके केस में आती है? शियर स्ट्रेस के केस में। तो इस पर मैंने क्या लगाया है? शियर स्ट्रेस लगाया है, ना कि मैंने डायरेक्ट स्ट्रेस यूज किया है, ठीक है। तो नाउ इंक्रीज द लेंथ ऑफ डायगोनल BD में इंक्रीज कितना हुआ आपका? BD में इंक्रीज हो गया आपका BD1 माइनस BD। तो इसके डायगोनल के बीच में जो चेंज इन लेंथ आया है वो कितना आया आपका? कितना? BD1 माइनस, अगर हम ये कर दें आपका कौन सा वाला? BD, तो आपका बचेगा कितना? आपका बचेगा, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो इतना इसमें क्या आ गया? चेंज इन लेंथ आ गया किसके अंदर? डायगोनल के अंदर। तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या? D1 D2। क्या? D1 D2। क्लियर है? अब टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द डायगोनल BD, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि एक खींचेगा, एक खींचने की कोशिश कर रहा है, मतलब लेंथ इंक्रीज हो रही है इसकी, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इन डायगोनल BD कितना है? इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अब इंक्रीज इन लेंथ कितना हुआ है आपका? इंक्रीज लेंथ हुआ है डायगोनल में कितना? D1 D2, ओनली यही तो हुआ है, इतना ही, D1 D2। तो D1 D2 अपॉन कितना? VD,
ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, ये आपकी BD थी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की, ठीक है। ये आ गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द डायगोनल। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि D1 D2 कैसे निकलेगा इसका। तो इधर थोड़ा सा इसका एक हम डायग्राम ड्रॉ करना चाहेंगे इस वाले पोर्शन के लिए, इस वाले पोर्शन के लिए, दोनों के लिए। अगर A आपका फाई है, कौन सा वाला, A आपका फाई है, तो A कितना होगा, ये वाला बता सकते हैं, इसका देख लो आप, तो चलो इस पे देख लो, A फाई है तो A कितना होगा, A भी फाई ही होगा, ठीक है। अगर A फाई है तो इसका एक छोटा सा हम डायग्राम बना लें यहाँ पे, ऐसा और ऐसा। A क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया। ये आपका कितना है, D2 है, ये आपका D1 है और ये आपका D है, ठीक है। ये ट्राइंगल है तो यहाँ पे अगर ये फाई है आपका, ए इसका क्या होगा, ये D1 D क्या होगा, D1 D होगा इसका हाइपोटेनियस, ए इसका बेस, ए इसका परपेंडिकुलर होगा, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। अगर इसका ये बेस है तो हम बेस को कैसे लिख सकते हैं, D1 D2 इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, D1 D कॉस कितना, सॉरी ये फाई नहीं होगा, फाई नहीं होगा, ए ठीक है, ए कितना होगा, ए 45 होगा, एक्चुअली में ये 90 डिग्री है, क्योंकि इसको ऐसा देखते हैं, ए आपका कितना है, ए 90, ए 45 होगा, ए भी 45 होगा, ठीक है। तो ए एंगल कितना होगा, ए वाला एंगल, ए वाला भी, ए भी 45 ही होगा, तो ए कितना होगा 45, ठीक है। तो ये कितना आएगा 45, ठीक है। अब हम D2 की बात करें, ए कितना आएगा, D2 साइन 45, ये दो ट्रिग्नोमेट्री से आ गए हैं इसके अंदर। अगर आपको समझ में आए हो ये चीज़, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री से लिया है, इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो ये आ गया। एक और आपके लिए हम यूज करेंगे ए वाला ट्रायंगल, कौन सा वाला, बड़ा वाला ट्रायंगल, ए वाला। तो इस ट्रायंगल को अगर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा, ये ट्रायंगल ऐसा कुछ बनना है, ये आपका BD है और ये आपका A है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमको पता है, पाइथागोरस प्रमेय। अगर इस ट्रायंगल की हम बात करेंगे तो आपका AD और AB क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, AD और AB क्या होंगे, इक्वल। अगर AD AB इक्वल हैं इस ट्रायंगल में तो क्या होगा, हम BD की जगह AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर रख दें क्या, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रख दो, रख लिया। ये क्या आएगा, ये क्या आएगा BD, ठीक है, 2AD स्क्वायर, तो इसको क्या होगा √2AD और ये BD, तो ये रिलेशनशिप आ गया इसके बीच में। अब इन दोनों रिलेशन को हम किस में यूज कर लें, इसमें यूज कर लें। तो हम इसमें यूज करेंगे, तो इन रिलेशन को हम यहाँ पे यूज कर लें, तो इसकी जगह क्या यूज करेंगे,
D1 D2 की जगह आप D1D cos 45 अपॉन, ठीक है, अपॉन इसकी जगह क्या यूज करेंगे, √2 AD। तो cos 45 की वैल्यू आपको पता है, एक cos 45 की वैल्यू आपको पता है कितना होती है, 1/√2। तो इसको D1D अपॉन 2 AD, ठीक है, 2 AD हो जाएगा, ये 1/2 रिजर्व रखेंगे ना, तो ये 1/2 इंटू 1 ये √2 आएगा, तो D1D अपॉन 2 AD ये आ गया आपका। अब ये यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, हम इस फिगर से देखें, इस फिगर से, इस वाले फिगर से, किस वाले फिगर से, इसको हम यहाँ पे एक साइड से बना लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे बना के दिखाते हैं इस फिगर को, या इसी में देख लो आप, ये क्या है आपका, ये एंगल है फाई, ठीक है, तो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस एक बहुत ही स्मॉल होगी D1D, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक आर्क टाइप का मान लिया मैंने, तो आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है, तो ये क्या है, आर्क क्या है, D1D अपॉन रेडियस AD, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल कितना है, तो इसको फाई लिख सकते हैं, ठीक है, तो फाई इक्वल टू, यहाँ पे हम साइड में थोड़ा सा कर देते हैं, ये आपका एंगल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल क्या है फाई, आर्क क्या है D1D अपॉन रेडियस AD, ये यहाँ से आ गया, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको रख सकते हैं 5/2, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, ये यहाँ से क्या आ गया आपका, ये स्ट्रेन है, क्या है आपका, टेंसाइल स्ट्रेन इन द डायगोनल, कितना है 5/2, ये आपका यहाँ आ गया। अब इसके बाद तो इसको हम लिख सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन इन डायगोनल, ठीक है, कितना आ रहा है 1/2 A5, ठीक है। अब फाई क्या है, ये है आपकी स्ट्रेन है, ये क्या है आपकी स्ट्रेन है, ठीक है, अगर ये आपकी स्ट्रेन है तो हमको पता है स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन, अगर किसका केस है, किसका, शियर स्ट्रेस का, तो स्ट्रेस अपॉन G इक्वल टू स्ट्रेन, इक्वल टू स्ट्रेन, ये होता है। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस होता है हमारा टाउ अपॉन G इक्वल टू 5, इसको यूज कर लो, तो टाउ अपॉन 2G ये आ गया, ठीक है, ये तो इससे आ गया, ठीक है, निकल के। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, नाउ, ठीक है, अब उस मेथड से निकालते हैं हम, नाउ टेंसाइल स्ट्रेन इन द डायगोनल BD ड्यू टू द स्ट्रेस टाउ अलोंग द BD, ठीक है, नाउ टेंसाइल स्ट्रेन इन डायगोनल BD ड्यू टू टेंसाइल
स्ट्रेस, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस टाउ एलोंग BD, ठीक है। अगर इस पर कोई भी डायरेक्ट स्ट्रेस या उस टाइप की स्ट्रेस लग रही है तो उसके कार्ड भी क्या आएगा, ये आपका डिफॉर्मेशन होगा कुछ ना कुछ इसमें, तो उसके कार्ड क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस एलोंग द BD, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस एलोंग BD अपॉन E, तो ये क्या होगा, टाउ अपॉन E, ठीक है। अब ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस BD, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इन जनरेटेड इन द AC, आपका ये डायग्राम था, इसके कारण जो आपका इसमें टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है तो इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, ये दबेगा, ये कंप्रेस होगा, तो इसके कारण इसमें कौन सा स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, तो म्यू टाइम्स कितना आएगा, कम आएगा, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस टाउ अलोंग द AC कितना होगा, यहाँ लिख देते हैं, ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन इन डायगोनल BD ड्यू टू compressive stress tau along AC। अब आपका ये फिगर था, एक तो इसमें इसके कार्ड आ रहा है और एक चीज दबेगा, एक कंप्रेस होगा तो इसके कार्ड भी आएगा, तो टोटल उसके कार्ड कितना आएगा, उसके कार्ड म्यू टाइम्स, ठीक है, तो म्यू टाइम्स टाउ अपॉन E, ठीक है, तो टोटल टेंसाइल स्ट्रेन कितना आएगा, टोटल टेंसाइल स्ट्रेन एलोंग डायगोनल BD कितना आएगा, ये आपका आएगा टाउ अपॉन E प्लस म्यू टाउ अपॉन E, ठीक है, तो टाउ अपॉन E 1 प्लस म्यू, ये आ गया टोटल टेंसाइल स्ट्रेन अलोंग द BD, ठीक है। अब नाउ इक्वेटिंग द टेंसाइल स्ट्रेन, now equating the tensile strain, now equating the two tensile strain along BD, ठीक है, क्या होगा, एक तो होगा 1/2 टाउ अपॉन G इक्वल टू एक होगा टाउ अपॉन E 1 प्लस म्यू, ठीक है, ये हो गया आपका। अब ए से कटेगा तो ये क्या आएगा, E इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू, ये फाइनल आपका रिलेशनशिप है बिटवीन E एंड G में,
ठीक है, तो ये हमने इसको ड्राइव किया, इसको आपको याद करना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। तो इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज में ये आपके कुछ MCQ वेस्ट हम एक्सरसाइज कर देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ लेटरल स्टैंड टू द लीनियर स्टैंड इज कॉल्ड। आपको पता है कि लेटरल स्टैंड टू द लीनियर स्टैंड क्या होता है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये होता है आपका पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, लेटरल स्टैंड टू द लीनियर स्टैंड। इसके बाद आपका द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर स्टील वेरीज फ्रॉम द। तो ये आपका स्पेशली फॉर स्टील के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो ये आपका 0.25 से लेके इसका आंसर बी होगा 0.35 तक या 33 तक, स्पेशली हम इसको कंसिडर करते हैं। इसके बीच में ये वैल्यू वेरी करती रहती है। इसके बाद ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन द रेक्टेंगुलर बार इज सब्जेक्टेड टू द टेंसाइल स्ट्रेस व्हेन द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू। तो ये हमने जस्ट आपका प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने ये डिस्कस किया था, और इसमें भी इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिला है। तो इसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द रेक्टेंगुलर बार क्या था, आपका चेंज इन, जो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन था आपका चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम इक्वल टू द आपका जो डायरेक्ट स्ट्रेन 1 - 2 म्यू। यहाँ पे म्यू को जो दिखाया गया है आपको 1/m से दिखाया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट होगा ए। इसके बाद इसमें फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, वल्क मॉडुलस ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द। तो वल्क मॉडुलस अभी मैंने ये रिलेशनशिप आपको डिस्कस किया था, क्योंकि हम म्यू को 1/m से भी डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इसको इसकी जगह पे हमने म्यू की जगह पे इसमें 1/m को प्रेफर किया है। इसके लिए इसका आंसर क्या आएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस के बीच में जो रिलेशनशिप था E = 3 के 1 - 2 म्यू। तो इसके हिसाब से ये देखा जाएगा, तो इसका ये आंसर भी करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, हमने ये इसकी कुछ एक्सरसाइज की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे ये मैंने डिस्कस किए। इनको आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको ये आपके इजीली आपसे बनेंगी, और ये आपके जो ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो RGB की भी एग्ज़ाम जो है जैसे अभी MCQ बेस्ड कराने का वो चल रहा है, तो उसमें इसी टाइप के आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद ये रेफरेंसेस हैं जो हमने इसमें यूज किए हैं। इसके बाद ओके, थैंक यू।